हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नई थ्योरी पे। और इस थ्योरी से आप पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और ये थ्योरी है हमारी फोर्थ थ्योरी, मोदिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच। यस, एमएम अप्रोच। ये थ्योरी आपने पहले भी देखी थी डिविडेंड पॉलिसी में। एमएम अप्रोच जो एमएम थ्योरी थी, ये उस टाइम वो डिविडेंड पॉलिसी रिलेटेड थी। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोदिग्लिनी जो मिलर अप्रोच है, यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में। और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है, हर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो देखो, अभी तक हमने देखा था जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज थी वो थी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज थी, जैसे हमने अभी दो थ्योरीज पढ़ी थी, एक थी हमारी नेट इनकम अप्रोच NI, एक थी हमारी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। ये हमारी रिलेवेंट थी। रिलेवेंट मीन्स होता है जो कि कहते हैं कि फर्म की वैल्यू पे असर पड़ता है। आप जुडिशियस मीन्स डेब्ट इक्विटी का जो भी करते हो वो फर्म की वैल्यू पे असर लाती है। NOI मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये हमारी थ्योरी थी इररिलेवेंट। ये कहती थी कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन दोनों का ही मिक्सचर हमें देखने को मिला जिसका नाम था ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, अब आज ये तीनों थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक और थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, वो है MM थ्योरी। मोदिग्लिनी एंड मिलर, ये दो जने थे, इन्होंने थ्योरी दिया डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी, और अब थ्योरी इन्होंने दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये थ्योरी जो है वो भी सेम इररिलेवेंट में है। इररिलेवेंट बोलते हैं ये थ्योरी भी। लेकिन अब आप कहेंगे मैडम NOI भी हमारा इररिलेवेंट था और MM भी इररिलेवेंट है, दोनों में फिर क्या फर्क है? तो देखो, मैं आपको बताती हूँ दोनों में क्या फर्क है। ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि दोनों थ्योरी इररिलेवेंट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। ये जो NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम है, इसका जस्ट इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो MM अप्रोच है। ठीक है, अब वो इम्प्रूवमेंट क्या है, देखो मैं समझाती हूँ। मैंने आपको पहले बताया था जो भी हम डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर अपना कैपिटल क्रिएट करते हैं, तो अगर हम डेब्ट ज्यादा रखते हैं, मैंने आपको समझाया था, अगर हम डेब्ट ज्यादा रखते हैं तो क्या होता है, डेब्ट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेब्ट हमारा सस्ता होता है, हमारा कॉस्ट कम आता है, लेकिन हमारा जो फॉर्म में रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डेब्ट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट हर साल देना ही देना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो फॉर्म होता है उसमें रिस्क हो जाता है अगर हम डेब्ट ज्यादा रखते हैं। और इक्विटी वालों में क्या होता है, हमें डिविडेंड देना होता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है जिस साल कंपनी ने अर्न किया होता है उसी साल आपको डिविडेंड देना है। अगर आपने अर्न नहीं किया है तो आपको डिविडेंड नहीं देना है। ठीक है, तो ये अगर हम कंपनी के टर्म्स में रिस्क के परसेप्शन से समझे, तो अब आप देखो, आपको जो रिस्की लगता है वो डिवेंचर लगता है। कंपनी के टर्म्स में अगर आप समझो, अपने आप को कंपनी मानो, तो आप देख पाओगे कि डिवेंचर आपको रिस्की लगता है लेकिन सस्ता है, और इक्विटी आपको महंगा लगता है लेकिन वो रिस्की नहीं है ना। तो ऐसा होता है। तो अगर हम डेब्ट ज्यादा अगर अपनी कंपनी में फर्म में डेब्ट ज्यादा रखते हैं सस्ते के चक्कर में, तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। और जब रिस्क बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो इक्विटी वाले हैं वो बोलते हैं कि अगर हम इतना रिस्क आपकी फर्म में बियर कर रहे हैं तो फिर अब हमें ज्यादा डिविडेंड चाहिए, वो डिविडेंड ज्यादा की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम जो अप्रोच थी वो कहती थी जो डिबेंचर से जो रिस्क हमारा बढ़ रहा है ना, जो डिबेंचर से रिस्क बढ़ रहा है उसे वो कांस्टेंट मानती थी। उसको ये नहीं मानती थी कि वो बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है। नेट इनकम अप्रोच हमसे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमसे ये कहती थी। ठीक है, अब MM क्या कहती है, MM कहती है, MM क्या कहती है, सारी बातें वही बोलती है, लेकिन MM बोलती है कि जो कांस्टेंट है ना, ये कुछ समय तक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद ये बढ़ने लगता है। यहाँ पे ये बात कहती है, और ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, क्योंकि जो रिस्क है वो बढ़ता है। अगर हम डेब्ट ज्यादा यूसेज करेंगे डेब्ट का, तो हमारा सस्ता तो हो जाएगा लेकिन हमारी फर्म में रिस्क बढ़ जाएगा। जब रिस्क बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो इक्विटी वाला हो या फिर डिबेंचर्स वाला, वो भी डिबेंचर वाला भी
फिर ज़्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करता है कि हम इतना रिस्क उठा रहे हैं तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट दो। और इक्विटी वाला भी बोलता है हम इतना रिस्क बियर कर रहे हैं आपकी फर्म में, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। भाई सपोज कोई एग्जांपल आप अच्छे से जानते हो, रिस्क फ्री अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम रिटर्न मिलता है, लेकिन अब आप कहीं पे रिस्क बियर करते हो तो फिर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। अभी ज़्यादा रिटर्न दोनों जो चाह रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न माने की चाह क्या करेगी, जो कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट डिवेंचर पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी के लिए वही कॉस्ट है तो वो बढ़ जाएगा जब वो ज़्यादा मांग रहा है इंटरेस्ट। ऐसे डिविडेंड ज़्यादा मांग रहा है तो वो बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रिस्क बढ़ रहा है ना उसको कांस्टेंट कुछ समय तक मानेंगे, उसके बाद फिर हाँ वो बढ़ जाता है। यहाँ पे इस चीज को ये बोला गया है, ठीक है। ये दोनों इसलिए डिफरेंट है, दोनों इररिलेवेंट है लेकिन दोनों थोड़ा सा फर्क इसमें है। इसमें ये एक्स्ट्रा अजम्पशन यहाँ पे बोला गया है, सारी अजम्पशन वही है नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच की, लेकिन यहाँ पे इस बात को एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ हद तक कांस्टेंट है, उसके बाद वो बढ़ने लगता है। अब देखो ये बात भी आपको पता है कि कोई भी फर्म पूरा 100% इक्विटी या 100% डेप्ट नहीं रख सकती है, उसको थोड़ा बहुत जुडिशियस मिक्स करना होता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, है ना। क्लियर है। तो अभी मोदिग्लियानी अप्रोच यहाँ पे कहती है, मोदिग्लियानी अप्रोच कहती है, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अब यहाँ से हम। द मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच इज सिमिलर टू द नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, net operating income approach when the taxes are ignored. The theory proves that there is no relationship between the capital structure decision and value of the firm. Its overall cost of capital, however, it is an improvement over the net operating income approach as it provides a behavioral justification, ये मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, for the contention the that capital structure decision is not related to overall cost of capital. जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं रखता है, कोई मतलब उससे रिलेटेड नहीं है कि उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, इररिलेवेंट है। In the other words, it justifies the proposition that overall cost of capital remain constant at any level of debt equity ratio, कि ये माना जाता है कि कोई भी आप डेट इक्विटी रेशियो का कोई सा भी जुडिशियस में कितने भी रेशियो में कितने भी प्रोपोर्शन में आप रख लो वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। कौन? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे ये कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, ये अब डायग्राम है जो कि बना हुआ है। अब ये यहाँ पे शो करता है, देखो वैल्यू ऑफ अ फर्म आएगा यहाँ पे, पहले मैं बता दूं एक्स एक्सिस पे हमारा डिग्री ऑफ लेवरेज हमने प्लॉट करा है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, डिग्री ऑफ लेवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ लेवरेज का मीन्स होता है कि मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो के नॉट यानी कि के ओ है वो पैरेलल है बिल्कुल एक्स एक्सिस के, कि आप डेब्ट और इक्विटी का कोई भी मिक्सचर आप रख लीजिए लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ अ फर्म भी फिर ऐसी ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इन दोनों को कांस्टेंट रखा है। अगर आपने एक बात नोटिस करी हो वो ये है, अभी तक जितने भी हमने डायग्राम देखे थे सारे डायग्राम्स में अभी तक वी नहीं आया था, ये वैल्यू ऑफ अ फर्म जो है ना ये वी ये नहीं आया था, ये इसी डायग्राम में आया है, ठीक है। अब हर एक थ्योरी के कुछ अपनी अजम्पशंस होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। अजम्पशंस क्यों होते हैं? ताकि उस थ्योरी को कोई इनकरेक्ट ना कहे, और ये सब हम मान के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये मतलब बिल्कुल इनकरेक्ट ना हो जाए। कुछ हमने चीजें हैं जो मान रखी जिससे वो बिल्कुल करेक्ट रहे। मतलब अजम्पशंस जो होती है एक तरीके का पिलर होते हैं हमारी थ्योरीज का, जो कि थ्योरी को उस पर सपोर्ट करते हैं। मतलब थ्योरी जिस तरीके से खड़ी हुई है वो मेन उसका अजम्पशंस ही पिलर होते हैं, ठीक है। अजम्पशंस जो बाद में ड्रॉबैक्स बन जाते हैं, मतलब यही क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिसिज्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एमएम अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग अजम्पशंस। जैसे कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, हम मानेंगे कि हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो कैसी है? परफेक्ट है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट सिचुएशन। अ परफेक्ट मार्केट इंप्लाइज दैट सिक्योरिटीज आर इन्फिनेटली डिविजिबल। कोई सी भी सिक्योरिटी आप कैसे भी ले सकते हो, इन्फिनेटली डिविजिबल है। द इन्वेस्टर आर फ्री टू बाय और सेल, कोई भी सिक्योरिटी इन्वेस्टर बाय आसानी से कर सकता है, सेल कर सकता है। कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। आप देखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐसा होता है? होती नहीं है, हमेशा होती है। ये इसका रियलिटी में ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना हो, ठीक है।
द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी डू नॉट एग्जिस्ट, कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब। द इन्वेस्टर कैन बोरो विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज द फर्म्स कैन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट, हमेशा इन्फॉर्मेशन परफेक्ट रहेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। फ्रीली अवेलेबल टू इन्वेस्टर, ऐसा होता है? नहीं होता है। एंड इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, कि जो इन्वेस्टर है वो सारे समझदारी से बिहेव करते हैं। रैशनली का मतलब यहाँ पे यही निकला हुआ है, ठीक है। तो कुछ एग्जप्शन से देखो आपको पढ़ते ही पता चल रहा है कि ऐसा तो होता नहीं है और ना ही ऐसा रियलिटी में हो सकता है। तो कुछ एग्जप्शंस ये मान के इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। सेकंड पॉइंट है होमोजीनियस रिस्क क्लासेस ऑफ अ फर्म। वैसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि हम एजम्पशंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है, तो बच्चों एजम्पशंस लिखना एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एजम्पशन है जो एक थ्योरी को प्रूव करते हैं कि ये करेक्ट है। तो एजम्पशंस आप हमेशा जरूर, कोई क्वेश्चन आता है अगर उसकी एजम्पशंस होती हैं, तो कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन होता है तो आपको उसकी एजम्पशन जरूर लिखनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। बच्चे सोचते हैं एजम्पशन लिखने का क्या फायदा, लेकिन एजम्पशंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही आपको अच्छी स्कोरिंग दिला सकता है। होमोजेनियस रिस्क क्लासेस ऑफ अ फर्म, firms can be grouped into homogeneous risk classes. In other words, the expected earning of a group of a firms have identical risk characteristics. Third point है expectation about the net operating income. All the investors have same expectation about the net operating income of the firm which to evaluate its value. हर एक का एक्सपेक्टेशन एक होगा, ऐसा होता है? नहीं हो सकता। 100% पे आउट रेशियो करेंगे। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। ऑल द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं रखेंगे, ठीक है। और ये वाली एजम्पशन जो है बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि ये तो होता ही नहीं है टैक्सेस वगैरह का। तो द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, द कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इज कैपिटलाइजेशन रेट। अब हम आगे समझेंगे। देखो ये बिहेवियर जस्टिफिकेशन क्या है, ये पीछे भी वर्ड आया था, मैंने जब बोला था, मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो देखो बिहेवियर जस्टिफिकेशन मीन्स होता है जैसे कि बिहेवियर मतलब बिहेवियर में चेंज आना। और बिहेवियर चेंज किसके आ सकता है? इन्वेस्टर का ही जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो सकता है। तो इस इन्वेस्टर के बिहेवियर को चेंज करने को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या एग्जैक्टली मैं आपको ये बताऊंगी। देखो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है। कोई भी फर्म है, फॉर एग्जाम्पल फर्म एक्स और फर्म वाई, एक फर्म अंडर वैल्यूड है, एक फर्म ओवर वैल्यूड है, मतलब उसमें ज्यादा, देखो यहाँ पे हमने इक्विटी, ओनली इक्विटी है इसके पास 100 और इसके पास ज्यादा डेप्ट है। इक्विटी होगा लेकिन डेप्ट ज्यादा, मतलब 200 है। तो और हर एक जो फर्म है दोनों मान लो सेम रिटर्न देती है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। मैंने यहाँ लिख रखा है टू फर्म्स, दोनों फर्म्स के आइडेंटिकल है, सेम मार्केट वैल्यू उनका, तो सेम रिटर्न देती है, बिल्कुल सेम बिजनेस, सब कुछ सेम करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे 200 डेप्ट है, मतलब रिस्क यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ इक्विटी है, यहाँ एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो अगर मैं बोलूं कि आप इस 200 वाले फर्म में अगर आप हो तो आप क्यों इतना रिस्क बियर कर रहे हो? तो कोई पर्सन क्यों रिस्क बियर करेगा? क्योंकि सेल उसमें होता है। जो हम फर्म्स होती है ना, अगर ओवर वैल्यूड कोई फर्म है तो उसमें क्या होता है, सेलिंग उसमें आ जाता है। सेलिंग कैसे? जैसे कोई शेयर, कोई डिवेंचर्स अगर 200 का है तो आप उसे सेल कर सकते हो एज अ 150 में, तो वहां पे सेलिंग शुरू हो जाता है। और यही जस्ट अपोजिट होता है अंडर वैल्यूड में। अंडर वैल्यूड में क्या होता है, वहां पे बाइंग शुरू हो जाता है। यहाँ सेलिंग हो रहा है, यहाँ बाइंग होता है। जैसे कोई 100 का है तो वो 150 में आप बाय कर सकते हैं। कोई चीज मतलब है तो आप वो बाय कर सकते हो 150 में, ठीक है। तो वहां पे सेलिंग और बाइंग शुरू हो जाता है। इस सेलिंग और बाइंग शुरू होने के प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। ये कौन करता है? ये इन्वेस्टर्स करते हैं जिनके बिहेवियर में चेंज आता है। और इस पूरे को ओवरऑल को हम बिहेवियर जस्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, पूरा पैराग्राफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो, वीडियो रिप्ले भी कर सकते हो आप लोग, तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो। आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे हमारी MM अप्रोच पे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।